बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्वेंट्री ग्रिप इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर करीम M.A। हेलीकॉप्टर जैसे ही एक वसी इमारत के स्टैंड में लैंड हुआ, इसमें सवार शागिल उछलकर नीचे उतरा और फिर तेज कदम उठाता एक साइड पर खड़ी स्याह रंग की कार की तरफ बढ़ गया। कार के साथ बहरिया की वर्दी पहने एक मुसल्ला गार्ड बड़े चौकन्ने अंदाज में खड़ा था। इसने शागिल के करीब आते ही तेजी से ड्राइविंग सीट वाला दरवाजा खोल दिया। कार रेडी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? शागिल ने करख्त लहजे में कहा। नो सर, बिल्कुल रेडी है, गार्ड ने मौदबाना लहजे में कहा और शागिल सर हिलाता हुआ ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। दूसरे लम्हे कार एक झटके से आगे बढ़ी और फिर एक लंबा चक्कर काटकर वो इस इमारत के फाटक की तरफ बढ़ने लगी। फाटक पर मौजूद मुसल्ला अफराद ने तेजी से फाटक खोला और बाकायदा शागिल को सैल्यूट किया। शागिल ने जरा सा सर हिलाते हुए जवाब दिया और कार को तेजी से निकालकर मेन रोड पर पहुंचकर दाएं तरफ मुड़ गया। इसकी कार खासी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ी चली जा रही थी। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद कार सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर के मेन गेट पर पहुंचकर रुक गई और शागिल ने मखसूस अंदाज में हॉर्न दिया। दूसरे लम्हे फाटक खुल गया और शागिल कार लिए अंदर दाखिल हो गया। उसने कार पोर्च में रोकी और फिर नीचे उतर आया। सर, प्राइम मिनिस्टर साहब कई बार कॉल करके आपके मुतालिक पूछ चुके हैं, बरामदे में मौजूद एक नौजवान ने आगे बढ़ते हुए मुअद्दबाना लहजे में कहा। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ, शागिल ने सर हिलाते हुए कहा और इमारत के अंदर दाखिल हो गया। मेकअप का खात्मा तो वो हेलीकॉप्टर के सफ़र के दौरान ही कर चुका था, इसलिए इस वक्त अपनी असल शक्ल सूरत में मौजूद था। मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरकर वो अपने मखसूस दफ्तर में दाखिल हुआ और इसने कुर्सी संभालते ही मेज़ पर पड़े हुए टेलीफोन अपनी तरफ खिसकाया और रिसीवर उठाकर तेजी से नंबर डायल करना शुरू कर दिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से कहा गया। शागिल बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस, प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करें? शागिल ने सख्त लहजे में कहा। यस सर, होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया और शागिल खामोश हो गया। हेलो, चंद लम्हों बाद ही रिसीवर पर वज़ीर आज़म काफिरिस्तान की बावकार आवाज़ सुनाई दी। सर, शागिल बोल रहा हूँ अपने हेडक्वार्टर से, शागिल ने फौरन ही मुअद्दबाना लहजे में कहा। मैंने कई बार आपको कॉल किया लेकिन आपसे बात नहीं हो सकी। हर बार यही बताया गया कि आप किसी खुफिया मिशन पर हैं और किसी को कुछ बताकर नहीं गए। बहरहाल X-33 फाइल के बारे में आपके आदमियों ने कोई रिपोर्ट दी है? वज़ीर आज़म ने कदरे नाखुशगवार लहजे में बात करते हुए कहा। ओह सर, वो फाइल इस वक्त मेरे पास मौजूद है, शागिल ने फातिहाना अंदाज में जवाब देते हुए कहा। क्या मतलब, आपके पास मौजूद है? मैं समझा नहीं, वज़ीर आज़म ने चौंक कर पूछा। जनाब, फाइल की अहमियत और इसके फौरी हसूल का मसला था, इसलिए खुफिया तौर पर मैं खुद अपने मेंबर समेत पाकिस्तान चला गया सर। और सर, मैंने वहाँ से फाइल की कॉपी हासिल कर ली है और फिर अपने हंगामी इंतजामात के तहत मैं फ़ौरन एक मखसूस लॉन्च के ज़रिए बैनुल-अक़वामी समुंदर में मौजूद एक मखसूस बहरी जहाज़ तक पहुँच गया और जब वो बहरी जहाज़ पाकिस्तान की रेडार चेकिंग की हदूद से बाहर आ गया तो मैं एक बहरी हेलीकॉप्टर के ज़रिए सीधा वापस पहुँचा और अभी अभी हेलीकॉप्टर से उतरकर अपने हेडक्वार्टर पहुँचा हूँ ताकि आपसे पूछ सकूँ कि ये फ़ाइल कहाँ पहुँचानी है, शागिल ने कहा। इस कदर तेज़ रफ्तारी का तो मैंने सोचा भी ना था। वेल डन मिस्टर शागिल, आपकी सलाहियतें वाकई हैरत अंगेज़ हैं। आप ये फ़ाइल फौरी तौर पर रैंप हाउस पहुँचा दें। रैंप हाउस जब आपका नुमाइंदा पहुँचेगा तो वो वहाँ PM का कोड दोहराएगा, इसे मुतालिका आदमी तक पहुँचा दिया जाएगा और वो इस आदमी को से कोड पूछकर फाइल इसके हवाले कर देगा। वो आदमी इसे अपना नाम रेड रोज़ बताएगा। प्राइम मिनिस्टर ने तफसीली हिदायत देते हुए कहा। ठीक है सर, मैं अभी भिजवा देता हूँ। और सर, मैंने आपकी हिदायत के मुताबिक वहाँ मालूमात हासिल की हैं। इंटेलिजेंस मीटिंग में पाकिस्तान वाले अपना एक सुपरिटेंडेंट भेज रहे हैं, सिर्फ एक मातहत के साथ। हालांकि पहले ये इत्तला थी कि इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल सर रहमान पूरे वफद के साथ आ रहे हैं, शागिल ने कहा। यस, हमें इत्तला मिल चुकी है, लेकिन इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा मकसद बहरहाल पूरा हो जाएगा, लेकिन आपने इसी तरह मीटिंग में शरीक होने के लिए आने वाले वफद के सरबराह को कवर करना है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। लेकिन सर, वफद तो आ ही नहीं रहा, सिर्फ 2 आदमी आ रहे हैं, शागिल ने हैरान होकर कहा। वफद चाहे 2 आदमियों पर मुश्तमिल हो या 1000 पर, वफद ही होता है और हमें सिर्फ सरबराही मतलूब है।
चाहे वो कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। यस सर, ठीक है सर, मैं इंतजामात कर लूँगा, शागिल ने सर हिलाते हुए कहा। ओके, फाइल भिजवा दें, गुड बाय, प्राइम मिनिस्टर ने कहा और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। शागिल ने बड़े फखरिया अंदाज में रिसीवर रखा और फिर इसे कोट की अंदरूनी जेब में रखी हुई फाइल निकाली और इसे एक बार फिर गौर से देखने लगा। इमरान के मुल्क से इस तरह फाइल निकाल कर ले आना वाकई एक कारनामे की ही बात थी और इसे यकीन था कि अब इमरान से पीटता ही रह जाएगा, क्योंकि इसे बहरहाल फाइल उड़ाए जाने की खबर तो मालूम हो ही गई है। अब वो वहां फाइल ढूंढता फिरेगा। इसी लम्हे उसे शंकर और जॉनी का ख्याल भी आया, तो उसने फाइल एक तरफ रखी और दोबारा रिसीवर उठाकर तेजी से नंबर डायल करना शुरू कर दिए। यस, सिंह स्पीकिंग, दूसरी तरफ से एक भारी आवाज सुनाई दी। शागिल बोल रहा हूँ, जॉनी और शंकर की तरफ से कोई रिपोर्ट आई है? शागिल ने कड़क लहजे में कहा। नो सर, कोई रिपोर्ट नहीं आई सर, सिंह ने इस बार मौदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। फौरन उनसे राब्ता कायम करो, मैंने वापस आते हुए इन्हें फौरी वापसी का हुक्म दिया था, लेकिन वहां इमरान को मालूम हो गया है कि फाइल उड़ा दी गई है, इसलिए हो सकता है कि वो इन तक पहुंच जाए। उनसे स्पेशल ट्रांसमीटर पर राब्ता कायम करके मुझे इत्तला दो, शागिल ने तेज लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया और एक बार फिर फाइल उठाई, लेकिन अब इसने इसे पढ़ने की बजाय मेज की दराज खोली और इसमें से सीक्रेट सर्विस का एक मखसूस लिफाफा निकाला। फाइल तय करके इसने लिफाफे में डाली और फिर लिफाफा बंद करके इसने इस पर टॉप सीक्रेट के अल्फाज लिखे और फिर मेज पर पड़े हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर इसका बटन दबा दिया। यस, रामचंद बोल रहा हूँ बॉस, दूसरी तरफ से फौरन ही एक आवाज सुनाई दी। मेरे दफ्तर में आओ, शागिल ने सख्त लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। यस, कम इन, शागिल ने सख्त लहजे में कहा। दरवाजा खुला और एक स्मार्ट सा नौजवान अंदर दाखिल हुआ। ये रामचंद था, काफिरस्तान सीक्रेट सर्विस का इंतहाई होशियार और तेज एजेंट। रामचंद, मैं तुम्हारे जिम्मे इंतहाई अहम तरीन काम लगा रहा हूँ, पहले मेरी हिदायत तफसील से सुन लो, शागिल ने सख्त लहजे में कहा। यस बॉस, रामचंद ने मुअद्दबाना अंदाज में मेज की दूसरी तरफ रखी हुई कुर्सी पर बैठते हुए कहा। ये लिफाफा लेकर तुमने रैंप हाउस जाना है, जानते हो रैंप हाउस? शागिल ने लिफाफा उठाकर इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। यस सर, नेवल इंजीनियरिंग का खुफिया हेडक्वार्टर है। जानता हूं सर, रामचंद ने लिफाफा उठाकर इसे उलटते पलटते हुए जवाब दिया। इस लिफाफे में इंतहाई अहम तरीन फाइल बंद है और इसकी अहमियत का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि इस फाइल को हासिल करने के लिए मुझे खुद पाकिस्तान जाना पड़ा है और साथ ही ये भी कि प्राइम मिनिस्टर साहब जाती तौर पर इस फाइल में इंटरेस्टेड हैं, शागिल ने कहा। यस सर, मैं समझता हूँ सर, रामचंद ने इस बात में सर हिलाते हुए जवाब दिया। रैंप हाउस पहुंचने पर तुम गेट पर एक मखसूस कोड कहोगे, पीएम, और इस कोड को दोहराते ही तुम्हें मुतालिका आदमी के पास पहुंचा दिया जाएगा। वो आदमी कोड दोहराएगा, रेड रोज। जब वो कोड दोहराए तो तुमने उसके हवाले ये लिफाफा कर देना है और उसके बाद वापस आकर मुझे रिपोर्ट देनी है, शागिल ने कहा। यस सर, रामचंद ने जवाब दिया। इंतहाई मोहतात अंदाज में सारा काम होना चाहिए, शागिल ने कहा। क्या कोई खतरा है सर? अगर कोई खतरा है तो इसकी नौयत बता दें ताकि मैं इस पहलू का ख्याल रखूं, रामचंद ने चौंकते हुए कहा। ओह नहीं, कोई खतरा नहीं है, सिवाय मेरे और प्राइम मिनिस्टर के किसी को यह मालूम नहीं कि इस लिफाफे में क्या है, लेकिन फिर भी एहतियात जरूरी होती है, शागिल ने फखिया लहजे में कहा। ठीक है सर, आप कतन बेफिक्र रहें, लिफाफा सही हाथों में पहुंच जाएगा, रामचंद ने लिफाफा अपने कोट की जेब में मुंतकिल करते हुए बाएतमाद लहजे में जवाब दिया और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। ओके, शागिल ने मुतमईन लहजे में कहा और खुद भी उठ खड़ा हुआ। वो अपने आप को खासा थका हुआ महसूस कर रहा था, इसलिए उसने सोचा कि अब वो कुछ देर आराम करे। चुनांचे रामचंद के जाने के बाद वो दफ्तर से निकला और अपने रिटायरिंग रूम की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात मौजूद थे, जैसे वो कोई इंतहाई कठिन मरहला कामयाबी से तय करके अब ज़हनी तौर पर अपने आप को मुतमईन महसूस कर रहा हो। बड़े दिन हो गए हैं, चीफ बॉस ने हमारे जिम्मे कोई मखसूस मिशन ही नहीं लगाया, कुर्सी पर बैठे हुए फैसल जान ने सामने बैठे नौटरान से मुखातिब होकर कहा। अब इस रिपोर्ट के बाद शायद कोई मिशन सामने आ जाए, नौटरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसके हाथ में 2 कागज मौजूद थे। ओह, वैसे इस रिपोर्ट में बज़ाहिर तो कोई बात नहीं, आम सी सरकारी मीटिंग है, जैसी कि अक्सर सरकारी ओहदेदारों में होती रहती हैं, फैसल जान ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन इसमें शागिल शरीक हुआ है और यही बात मेरे अलावा चीफ बॉस को भी खटक रही है। बहरहाल देखो, हमारा काम तो हुक्म की तामील है, तुम ट्रांसमीटर उठा लो ताकि मैं रिपोर्ट दे दूं।
नौटरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फैसल जान सर हिलाता हुआ कुर्सी से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। नौटरान दोबारा कागजों के मुताले में मसरूफ हो गया। ये रिपोर्ट अभी फैसल जान ने उसे लाकर दी थी। इस मीटिंग की पॉइंट्स रिपोर्ट थी जिसमें शागिल के साथ सेंट्रल इंटेलिजेंस के चीफ सरदार जोगिंदर सिंह, वजीर आजम और वजीर खारजा शामिल थे और X2 ने इस मीटिंग की रिपोर्ट तलब की थी और 12 घंटों की भागदौड़ के बाद अब ये रिपोर्ट मौसूल हुई थी। लेकिन इस रिपोर्ट में उसे बज़ाहिर तो कोई ऐसी बात नजर ना आ रही थी जो इनके मतलब की होती, लेकिन बहरहाल इसने रिपोर्ट तो देना ही थी। थोड़ी देर बाद फैसल जान एक मखसूस साख्त का ट्रांसमीटर उठाए अंदर दाखिल हुआ और इसने ट्रांसमीटर लाकर नौटरान के सामने मेज पर रख दिया। नौटरान ने कागज एक तरफ रखे और ट्रांसमीटर पर X2 की स्पेशल फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने लगा। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के बाद इसने ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया और ट्रांसमीटर से टूं टूं की मखसूस आवाज़ें निकलने लगी। हेलो हेलो, नौटरान कॉलिंग, ओवर। नौटरान ने असल नाम लेते हुए कहा, क्योंकि उसे मालूम था कि इस मखसूस साख्त के ट्रांसमीटर की कॉल किसी तरह भी चेक ना हो सकती थी। X2, ओवर। चंद लम्हों बाद X2 की मखसूस आवाज़ ट्रांसमीटर पर उभरी। सर, मीटिंग की रिपोर्ट मिल गई है, ओवर। नौटरान ने मौदबाना लहजे में कहा। ओके, पढ़कर सुनाओ, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया और नौटरान ने कागज उठाकर इन्हें आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू कर दिया। वो मुसलसल पढ़ता रहा और आखिरी फिक्रा मुकम्मल करके इसने ओवर कहकर गुफ्तगू वाला बटन प्रेस कर दिया ताकि दूसरी तरफ से X2 बात कर सके। ठीक है, तुम हेडक्वार्टर में रहना, हो सकता है मैं तुम्हें इमरजेंसी कॉल करूं, ओवर एंड ऑल, X2 ने कहा और इसके साथ ही ट्रांसमीटर से दोबारा टूं टूं की आवाज़ें निकलने लगी और नौटरान ने सर हिलाते हुए ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। लेकिन उसी लम्हे मेज पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी और नौटरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, नौटरान ने मखसूस लहजे में कहा। सर, मैं 31 बोल रहा हूँ, इंतहाई अहम रिपोर्ट देनी है, एक बारीक सी आवाज़ सुनाई दी। 31? ओह, क्या बात है? नौटरान ने बुरी तरह चौंकते हुए पूछा, क्योंकि 31 शागिल के हेडक्वार्टर में इसका खास एजेंट था। सर, अभी अभी चीफ किसी खुफिया मिशन से वापस आया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ज़ाती तौर पर इनसे के मुतालिक 2-3 बार पूछ चुके थे, इसलिए मुझे तशवीश थी कि ऐसी क्या बात हो सकती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार क्यों कॉल कर रहे हैं। चुनाचे मैंने खुफिया तौर पर चीफ के दफ्तर के मखसूस फ़ोन के साथ मैगानम बटन लगा दिया था। चीफ बॉस ने वापस आती प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की और सर, मैगानम की वजह से मैंने ये कॉल सुन ली। इंतहाई हैरतअंगेज़ बात सामने आई है। हेडक्वार्टर को तो यही बताया गया था कि चीफ किसी ज़रूरी काम के लिए रामा की पहाड़ियों पर गए हुए हैं, लेकिन सर, इस कॉल से मालूम हुआ है कि चीफ खुफिया तौर पर पाकिस्तान गए थे और वहाँ से वो किसी इंतहाई अहम तरीन फाइल की कॉपी लेकर आए हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इन्हें हिदायत की है कि वो फाइल फ़ौरन रैंप हाउस पहुँचा दें। मैं ऐसी सीट पर था कि फौरी तौर पर वहाँ से उठ ना सकता था, इसलिए मैं वहीं रहा सर। और फिर मुझे मालूम हो गया कि चीफ ने वो फाइल रामचंद के हवाले की है ताकि वो इसे रैंप हाउस पहुँचा दे। अब मुझे मौका मिला है तो मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ, 31 ने कहा और नौटरान के चेहरे पर इंतहाई तशवीश के आसार नुमायां हो गए। वो फाइल अब कहाँ है? क्या रैंप हाउस पहुँच गई है? नौटरान ने इंतहाई तेज लहजे में कहा। यस सर, रामचंद यहाँ से रवाना हो गया है और मेरे ख्याल में वो अब तक रैंप हाउस पहुँच गया होगा या फिर पहुँचने वाला होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बाकायदा खुद कोड बताए हैं इस फाइल को रिसीव करने के लिए, 31 ने जवाब दिया। ओह, वेरी बैड, तुम्हें फौरन इसकी इत्तला देनी चाहिए थी, नौटरान ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा और साथ ही उसने एक झटके से रिसीवर कैडल पर पटका और उठ खड़ा हुआ। मेरे साथ आओ फैसल जान, नौटरान ने तेज लहजे में कहा और साथ ही इसने बैरूनी दरवाजे की तरफ बाकायदा दौड़ लगा दी। जाहिर के फैसल जान ने उसकी पैरवी ही करनी थी और चंद लम्हों बाद इनकी कार आंधी और तूफान की तरह उड़ती हुई इमारत के गेट से बाहर निकली और इंतहाई तेज रफ्तारी से दाएं तरफ मुड़ गई। ओह काश ये रामचंद अभी रैंप हाउस ना पहुंचा हो, नौटरान ने होंठ भेजते हुए कहा। और फिर 2 सड़कों से गुजरने के बाद जैसे ही नौटरान ने कार एक चौक पर सुर्ख सिग्नल की वजह से रोकी, वो चौक की दूसरी तरफ रुकने वाली कार को देखकर बुरी तरह चौंक पड़ा। ये कार रैंप हाउस की तरफ से आ रही थी और ड्राइविंग सीट पर रामचंद मौजूद था। ओह, रामचंद फाइल देकर वापस आ रहे, नौटरान ने कहा। इसलिए में सिग्नल सब्ज हो गया और नौटरान ने तेजी से कार आगे बढ़ाई, लेकिन वो सीधा जाने की बजाय बाएं तरफ को मुड़ गया और ज़रा सा आगे जाकर इसने कार को तेजी से टर्न दिया और कार पीछे आने वाली एक कार से टकराते टकराते बची। लेकिन नौटरान ने कोई परवाह ना की और इंतहाई तेज रफ्तारी से वापस चौक पर पहुंचा तो इस वक्त इस तरफ का सिग्नल क्लियर था, इसलिए नौटरान कार दौड़ाता हुआ आगे बढ़ता चला गया।
अब इसकी कार इसी से जा रही थी जिधर रामचंद की कार गई थी। रेडीमेड मेकअप कर लो फैसल जान, ये रामचंद कहीं हमें पहचानता ना हो, नौटरान ने मुड़े बगैर कहा। और फिर उसने कार का डैशबोर्ड खोला और इसमें से रेडीमेड मेकअप बॉक्स निकालकर इसे साथ सीट पर रखकर खोल दिया। चंद लम्हों बाद ही वो नाक में स्प्रिंग फंसाकर और बड़ी बड़ी मोछें और गालों पर 2 बड़े बड़े मस्से लगाकर रेडीमेड मेकअप मुकम्मल कर चुका था। बॉक्स बंद करके इसने वापस डैशबोर्ड में रखा और फिर उकबी आईने में इसने पीछे बैठे हुए फैसल जान को देखा और मुस्कुरा दिया। फैसल जान भी अपना चेहरा जरा सा तब्दील कर चुका था। फैसल जान की आदत थी कि वो रेडीमेड मेकअप बॉक्स हमेशा जेब में रखता था। मेकअप के दौरान लाशौरी तौर पर कार की रफ्तार आहिस्ता हो गई थी। नौटरान ने स्पीड बढ़ाई और थोड़ी देर बाद उसने रामचंद की कार को जा लिया। हमें अब रामचंद से ये मालूमात हासिल करनी है कि वो रैंप हाउस में फाइल किसे देकर आया है, नौटरान ने कहा। और इसके साथ ही इसने कार आगे बढ़ाते हुए रामचंद की कार से जरा आगे निकाली और फिर इसे बाएं हाथ पर दबाना शुरू कर दिया। रामचंद जो बड़े इत्मीनान से कार चला रहा था यकलख चौंक पड़ा। इसने हॉर्न भी दिया लेकिन नौटरान ने परवाह न की और कार को दबाए चला गया और दूसरे लम्हे मजबूरन रामचंद को कार फुटपाथ की साइड पर रोकनी पड़ी। नौटरान ने भी कार रोकी और दरवाज़ा खोलकर वो बिजली की सी तेजी से बाहर आया और दौड़ता हुआ रामचंद की तरफ बढ़ा। स्पेशल पुलिस, नौटरान ने करीब जाकर कदरे तेज लहजे में कहा और साथ ही उसने कोट की जेब में से एक सरकारी कार्ड निकालकर इसे खोला और रामचंद के सामने कर दिया। होगा, लेकिन मुझे रोकने का मकसद, रामचंद ने करख्त लहजे में कहा, लेकिन उसके तने हुए आसाब बहरहाल ढीले पड़ गए थे। आप रैंप हाउस गए हैं ना? आपकी आइडेंटिटी? नौटरान ने वाकई पुलिस वालों के लहजे में पूछा। आइडेंटिटी आप प्राइम मिनिस्टर से पूछें और सुने, जाकर अपना काम करें, मैं टॉप सीक्रेट मसले पर वहां गया हूं, रामचंद ने कड़वे लहजे में कहा। सॉरी, आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी होगी, हम सदर मुमलिकत की खुसूसी हिदायत पर काम कर रहे हैं, नौटरान ने तेज लहजे में कहा। इसे मालूम था कि रामचंद इंतहाई होशियार और तेज सीक्रेट एजेंट है, इसलिए वो इसे बड़े नफसियाती अंदाज में डील कर रहा था। मैंने बता तो दिया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, सॉरी। और अब आप पीछे हट जाएं, ऐसा ना हो कि आपको अपनी नौकरी से भी हाथ धोने पड़े, रामचंद ने करख्त लहजे में कहा। देखिए मिस्टर, आपकी बातों से मालूम हो रहा है कि आप भी सरकारी आदमी हैं। हो सकता है आप इसलिए अपनी आइडेंटिटी ना बता रहे हों, लेकिन हमने सदर मुमलिकत को रिपोर्ट देनी है, इसलिए अगर आप मजीद नहीं बताना चाहते तो इतना बता दें कि आपने रैंप हाउस में किससे मुलाकात की है, नौटरान ने कदरे नरम पड़ते हुए कहा। ओह, लेकिन इससे आपको फ़ायदा, रामचंद ने मशकूक लहजे में कहा। हम सिर्फ रिपोर्ट दे देंगे, जिस ऑफिसर से आपकी मुलाकात हुई है उससे तस्दीक हो जाएगी कि आप सरकारी मिशन पर वहाँ गए हैं या नहीं। लेकिन ये बात बता दूं कि अगर आपने गलत बयानी की तो स्पेशल पुलिस आपको पाताल से भी खींच कर ले आएगी। नौटरान का लहजा फिक्रे के आखिर में एक बार फिर सख्त हो गया था। मुझे इस ऑफिसर का नाम मालूम नहीं, बहरहाल इतना बता देता हूँ कि इसके दफ्तर के बाहर चीफ इंजीनियरिंग मैनेजर की तख्ती लगी हुई थी। हुलियाल बता देता हूँ, लंबा कदरे भारी जिस्म, सुर्ख मूछें और सुर्ख बाल, रामचंद ने जान छुड़ाने के से अंदाज में कहा। ठीक है, इतना ही काफ़ी है, थैंक यू, नौटरान ने कहा और तेज़ी से वापस पलटा और अपनी सीट पर बैठ गया। फैसल जान भी बाहर आ गया था, लेकिन वो इस दौरान खामोश खड़ा रहा था। नौटरान के बैठते ही वो भी कार में बैठा और नौटरान ने एक झटके से कार आगे बढ़ा दी, लेकिन ज़रा सा आगे बढ़कर इसे मोड़ा और वापस चौक की तरफ बढ़ गया, जबकि रामचंद की कार आगे बढ़ती चली गई। आपने वाकई बड़ा नफसियाती दाव इस्तेमाल किया है, वरना मेरा तो प्रोग्राम इसे कहीं ले जाकर तशद्दुद करने का था, फैसल जान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो सीक्रेट एजेंट है, इसलिए जाहिर है कि उसे पूछगछ पर खासा वक्त सर्फ होता, और मेरे पास इतना वक्त नहीं है, नौटरान ने कहा। और चौक के करीब पहुंचकर इसने कार एक पब्लिक बूथ की साइड में रोकी और नीचे उतरकर दौड़ता हुआ बूथ में दाखिल हो गया। इसने रिसीवर उठाया और सिक्के डालकर इंतहाई तेज रफ्तारी से नंबर डायल करना शुरू कर दिए। यस, रैंप हाउस, चंद लम्हों बाद एक आवाज़ सुनाई दी। शागिल स्पीकिंग, चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस, चीफ इंजीनियरिंग मैनेजर से बात कराओ फौरन, नौटरान ने शागिल के लहजे में कहा। ओह सर, वो अभी ज़रूरी मीटिंग के लिए गए हैं, दूसरी तरफ से जवाब मिला। नॉनसेंस, इट इज़ टॉप इमरजेंसी, अगर रैंप हाउस में मीटिंग है तो इनसे फौरन बात कराओ, और अगर कहीं और गए हैं तो नंबर 2, नौटरान ने कहा। सर, वो रैंप हाउस के सेकंड फेज में गए हैं और वो टॉप सीक्रेट मीटिंग है, दूसरी तरफ से बोलने वाले ने बेबसी से कहा। सेकंड फेज, क्या मतलब, नौटरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। ओ सर, अब आपसे तो कुछ छुपाया नहीं जा सकता,
रैंप हाउस की उकबी सड़क पर राल्फ हाउस को हम कोड में सेकंड फेज कहते हैं। वहाँ एक इंतहाई आला सतही मीटिंग हो रही है और चीफ इंजीनियरिंग मैनेजर रामन साहब वहीं पर गए हैं। और ये मीटिंग इस कदर टॉप सीक्रेट है कि इन्हें किसी सूरत डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ से मौतबाना लहजे में जवाब दिया गया। कितनी देर मीटिंग जारी रहेगी? नौटरान ने पूछा। ये तो मालूम नहीं सर, मैं इनकी वापसी पर इन्हें इत्तला कर दूंगा, वो आपसे बात कर लेंगे, दूसरी तरफ से बोलने वाले ने कहा। ओके ठीक है, नौटरान ने कहा और रिसीवर रखकर वो बूथ से बाहर निकल आया और सीधा ड्राइविंग सीट पर आ गया। क्या हुआ बॉस? फैसल जान ने उम्मीद भरे लहजे में कहा। रॉल्फ हाउस में इंतहाई टॉप सीक्रेट मीटिंग हो रही है और मेरे ख्याल में ये मीटिंग इस फाइल के मुतालिक है। अब एक ही सूरत है कि हम फौरन इस इमारत पर रेड करें। तो मुखबिर सीट के नीचे से असला निकाल लो, नकाब भी निकाल लेना, नौटरान ने कहा और फैसल जान के चेहरे पर मुसरत का आबशार बह निकला, जैसे इस मनपसंद काम इसे मिल गया हो। वो उछलकर पिछली सीट पर चला गया। नौटरान तेजी से कार चलाता हुआ रैंप हाउस की उकबी तरफ की सड़क की तरफ बढ़ता जा रहा था और फिर थोड़ी देर बाद इसकी कार रैंप हाउस की उकबी सड़क के पहले चौक पर पहुंच गई। नौटरान ने कार की रफ्तार आहिस्ता कर दी। अब इसकी नजरें रॉल्फ हाउस की तलाश में थी और फिर चंद लम्हों बाद वो रॉल्फ हाउस को तलाश करने में कामयाब हो गया। ये एक पुरानी सी इमारत थी जिस पर एक कुनंदा पत्थर लगा हुआ था और इस पत्थर पर रॉल्फ हाउस के अल्फाज साफ नजर आ रहे थे। गेट बंद था लेकिन इसकी दीवारें खासी छोटी थीं, इसलिए अंदर इसके खासे वसी सहन में खड़ी हुई मुख्तलिफ रंगों की कारों की छतें नजर आ रही थीं। रॉल्फ हाउस के साथ ही एक तंग सी गली चली गई थी। नौटरान ने कार आगे बढ़ाकर एक साइड पर रोक दी और मुड़कर फैसल जान की तरफ देखा। फैसल जान ने एक थैला नौटरान की तरफ उछाल दिया। नौटरान ने थैला लेकर इसे पुश्त पर इस तरह बांध लिया जैसे स्याह थैले अपनी पुश्त पर लादे हुए हों और फिर इसने फैसल जान से मशीन गन लेकर इसे कोट के अंदर बगल में लटका लिया, नकाब लेकर जेब में डाला और फिर दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। पिछली सीट से फैसल जान भी नीचे उतरा और वो दोनों तेजी से सड़क क्रॉस करते हुए वापस रॉल्फ हाउस की तरफ बढ़ने लगे। रॉल्फ हाउस के फाटक के सामने से गुजरकर वो इसकी साइड गली में दाखिल हुए और आगे बढ़ते चले गए। रॉल्फ हाउस खासी वसी इमारत थी। इसके हुक्म में भी वैसा ही लॉन था जैसा कि सामने वाली सिमत में था। गली आगे जाकर एक और गली से मिल गई थी। उकबी और साइड की दीवारें भी ज़्यादा बुलंद ना थीं। यहाँ ज़्यादा हिफाजती इक़दाम ना होंगे लेकिन फिर भी मोहतात रहना, नौटरान ने गली में इधर उधर देखते हुए फैसल जान से कहा और फिर जेब से नकाब निकालकर इसने सर और मुंह पर चढ़ाया और तेजी से दौड़कर उछला। दूसरे लम्हे वो दीवार पर पहुंच चुका था। एक लम्हा दीवार पर रुकने के बाद वो अंदर कूद गया। उसके कूदने का हल्का सा धमाका हुआ और फिर खामोशी छा गई। फैसल जान ने चंद लम्हे इंतजार किया और फिर इसने भी जेब से नकाब निकाला और इसे सर और मुंह पर चढ़ाकर इसने भी नौटरान की पैरवी की और चंद ही लम्हों में वो भी दीवार की दूसरी तरफ कूद चुका था। इस तरफ बाग सा बना हुआ था लेकिन शायद देखभाल के लिए कोई आदमी ना था, इसलिए हर चीज़ बिल्कुल सूखी पड़ी थी। फैसल जान भी सूखी हुई बाढ़ के पीछे दुबक गया। यहाँ पर कोई नहीं है, शायद सामने के रुख पर हो। उकबी तरफ के पाइपों से ऊपर जाना होगा। जरा फासले से नौटरान की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी और फिर अंदर सूखी बाढ़ के पीछे से निकलकर किसी खरगोश की तरह दौड़ता हुआ इमारत की उकबी सिमत में छत तक जाने वाले पाइपों तक पहुंचा और किसी बंदर की सी फुर्ती और तेजी से एक मोटे से पाइप पर चढ़ता हुआ छत की तरफ बुलंद होता चला गया। फैसल जान बाढ़ के पीछे दुबका हुआ खामोश बैठा रहा लेकिन इसकी तेज नजरें इधर उधर का मुसलसल जायजा ले रही थीं और हाथ कोट की जेब में पड़े हुए रिवॉल्वर के दस्ते पर मजबूती से जमा हुआ था। नौटरान थोड़ी देर बाद छत पर कूद गया और दूसरे लम्हे इसका सर दीवार पर नजर आया और अब छत पर लेटकर फैसल जान को कवर कर रहा था। चुनाचा फैसल जान ने इसकी पैरवी की और थोड़ी देर बाद वो भी इसी पाइप पर चढ़ता हुआ छत पर पहुंच गया। किनारे किनारे चलते हुए दरवाजे तक आओ, नौटरान ने सरगोशी की और फिर वो इंतहाई एहतियात से छत के किनारे के साथ साथ चलता हुआ सीढ़ियों के दरवाजे तक पहुंच गया। फैसल जान इसके पीछे था और फिर दबे पांव वो दोनों आगे पीछे सीढ़ियां उतरते हुए निचली मंजिल पर पहुंच गए। सीढ़ियां चक्कर काट कर नीचे जा रही थी लेकिन नौटरान साइड गैलरी में चलता हुआ आगे बढ़ गया। इस तंग ऊंची छत की गैलरी में निचले कमरों के बड़े बड़े रोशनदान थे और 4 रोशनदानों से तेज रोशनी निकलकर गैलरी में पड़ रही थी और हल्की हल्की इंसानी आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं। नौटरान और फैसल जान दोनों दीवार के साथ साथ चलते हुए पहले रोशनदान की तरफ बढ़ते चले गए। नौटरान ने बगल से मशीन गन उतारकर हाथों में ले ली और चंद लम्हों बाद वो रोशनदान की साइड में पहुंच गया और फिर फर्श पर लेटकर आगे बढ़ने लगा।
और जब इसका सर रोशनदान की साइड में पहुंच गया तो इसने आहिस्ता से उठाकर रोशनदान को जरा सा धकेला। इस तरह रोशनदान में मौजूद छुरी बड़ी हो गई और नीचे से आती हुई आवाजें वाजे हो गईं। नौटान ने सर ऊंचा किया और रोशनदान के किनारे से नीचे झांकने लगा। ये एक हॉलनुमा कमरा था जिसके दरमियान में एक बेजवी मेज थी जिसके गिर्द रखी हुई कुर्सियों पर 6 अफराद बैठे हुए थे। एक साइड पर बिल्कुल इसी हुलिये का आदमी बैठा हुआ था जो हुलिया रामचंद ने बताया था। उसके हाथ में एक फाइल थी जबकि बाकी सबके सामने सफ़ेद कागजात रखे हुए थे और वो सब इंतहाई जोरों शोर से बहस में मसरूफ थे। ये फाइल बता रही है जनाब कि X-33 एक्रीमिया और रूसिया से भी कहीं ज़्यादा आला जंगी टेक्नोलॉजी की हामिल है। हमें चाहिए कि हम फ़ौरन इस पर कब्जा कर लें और फिर इसकी टेक्नोलॉजी को अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करें, एक गंजे सर वाले ने तेज लहजे में कहा। लेकिन बूटा राम, आपने ये सोचा कि इसे आखिर काबू किस तरह किया जाए? एक और भारी मूंछों और मोटे शीशे वाली ऐनक पहने हुए दुबले पतले आदमी ने तंजिया लहजे में कहा। और अगर काबू में कर भी लिया जाए तब भी आपने इसके नताइज पर गौर किया है? पाकिस्तान और काफिरिस्तान में जंग भी छिड़ सकती है और शुगरान भी इस टेक्नोलॉजी को चोरी होने से रोकने के लिए काफिरिस्तान पर हमला कर सकता है, एक और भारी बदन के अधेड़ उम्र आदमी ने कहा। कुछ भी नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हमें ये इत्तला दी गई है कि खुफिया आलात ने काफिरिस्तानी सरहद के करीब उसकी मौजूदगी मार्क की है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका चीफ इंजीनियर हमारा आदमी है। उसे इस तरह गायब किया जा सकता है कि पाकिस्तान को इसका इल्म भी नहीं होगा, गंजे सर वाले ने मुंह बनाते हुए कहा। सोच लें, हम तो इंजीनियर हैं, हमें तो सिर्फ इस टेक्नोलॉजी से मतलब है, लेकिन ऐसा ना हो कि इसके अगवा के बाद हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएं, एक और ने कहा। ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस का वक्त नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने सीक्रेट सर्विस की मार्फत ये फाइल इसलिए मंगवाई है ताकि इसे देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि क्या इस पर बाहर से काबू पा सकते हैं या नहीं, और अगर काबू नहीं पाया जा सकता तो इसके अंदर कोई ऐसी मशीन मौजूद है जिसे हम इस तरह ख़राब कर दें कि फिर ये आबदोज जंगी मकासद के लिए बेकार हो जाए, सुर्ख मूंछों वाले ने तेज लहजे में कहा। इस फाइल से तो सर रामन ऐसी कोई बात जाहिर नहीं हो रही। ये तो इस आबदोज की जंगी सलाहियतों पर से पुर है, इसमें टेक्नोलॉजी की तफसील मौजूद नहीं। बहरहाल इसकी जंगी सलाहियतों की जो तफसीलात दी गई हैं इससे तो यही जाहिर होता है कि इसमें इंतहाई आला पेचीदा और इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, एक लंबोतरे चेहरे वाले ने ठोस लहजे में कहा। तो फिर ये तय रहा कि हम प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बता देंगे कि अगर X-33 की आला टेक्नोलॉजी हमने हासिल करनी है तो इस अगवा किए बगैर ऐसा नामुमकिन है, रामन ने कहा। और फिर मीटिंग में शरीक बारी बारी सब अफराद ने सर हिला दिए और फिर ऐसा अचानक रामन उठा और इंतहाई तेज से चलता हुआ कमरे से बाहर चला गया। इसका यह अमल इस कदर अचानक और तेज था कि नौटान बर वक्त कोई फैसला ना कर सका। अलबत्ता इसने पुष्ट पर लदे हुए थैली में हाथ डालकर इसमें से एक छोटा सा कैप्सूल बम निकाला और फिर इसकी पिन को दांतों से नोच कर तोड़ा और फिर अपना अंगूठा इस जगह पर रखकर इसने इसे जोर से दबा दिया। अब इस कैप्सूल से हल्की हल्की सरसराहट की आवाज़ निकल रही थी। नौटान की नज़रें दरवाजे पर लगी हुई थीं। मीटिंग में मौजूद बाकी अफराद अब फिर आप दोस्त के बारे में बातों में मसरूफ हो गए। तकरीबन 3-4 मिनट बाद रामन वापस अंदर दाखिल हुआ और कुर्सी पर आकर बैठ गया। मैंने स्पेशल लाइन पर प्राइम मिनिस्टर साहब से बात कर ली है। उन्होंने ये फाइल फौरी तौर पर मंगवाई है। वो शायद इस बारे में क्रीमिया या रूसियाई इंजीनियरों से भी बात करना चाहते हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कि ये मीटिंग अब बर्खास्त की जाए। फाइल मुझे दें, रामन ने गंजे के हाथ में पकड़ी हुई फाइल की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा और गंजे ने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में फाइल रामन की तरफ बढ़ा दी। फिर जैसे ही रामन ने फाइल हाथ में ली, नौटान ने हाथ में मौजूद कैप्सूल को रोशनदान की झुरी से अंदर फेंक दिया। दूसरे लम्हे हल्का सा एक धमाका हुआ और इसके साथ ही इंसानी चीखों की आवाज़ें सुनाई दी और फिर पूरे हॉल कमरे में गहरे दूधिया रंग का धुआं सा फैलता चला गया। तुम यहाँ से ख्याल रखो, मैं नीचे जा रहा हूँ, नौटान ने वापस मुड़ते हुए कहा और फैसल जान सर हिलाता हुआ आगे रोशनदान की तरफ खिसक गया। कमरा अभी तक धुएं से भरा हुआ था और अंदर इस धुएं की कैद में कुछ साए से हिलते हुए दिखाई दे रहे थे और हल्की हल्की कर्राहों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। फैसल जान होठ भेंचे खामोश और चौकन्ना बैठा हुआ था। धुएं की खासी मिकदार रोशनदान की झुरी से निकल रही थी, इसलिए फैसल जान बिल्कुल ही साइड में दुबक गया था। फिर यकलख्त इसे इस धुएं के अंदर तेज रोशनी से की लहर सी दौड़ती हुई दिखाई दी। यूँ लगता था जैसे तेज टॉर्च की रोशनी की लकीरें इधर उधर हरकत कर रही हों। फिर रोशनी की ये लकीरें गायब हो गईं। अब धुआं हल्का होने लग गया था और चंद लम्हों बाद फैसल जान को अपने हुक्म में आहट सी महसूस हुई तो वो चीते की सी तेजी से पलटा। आ जाओ, नौटान की आवाज़ सुनाई दी
और फैसल जान उठकर तेजी से गैलरी के आखिरी सिरे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो नौटरान के पीछे सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर छत पर पहुंच गया। फाइल मिल गई? फैसल जान ने पूछा। हाँ, जल्दी करो, हमें फौरन यहां से निकलना है। तुम पहले नीचे उतरो, मैं किनारे से चेक करता हूं, नौटरान ने कहा, और वो किनारे के साथ लेटकर उकबी बाग को देखने लगा। फैसल जान तेजी से आगे बढ़ा और फिर पाइप से फिसलता हुआ इंतहाई तेज रफ्तारी से नीचे उतर गया। उकबी बाग में वैसे ही खामोशी तारी थी। चंद लम्हों बाद नौटरान भी इसी पाइप के जरिए नीचे आया और फिर चंद लम्हों बाद वो दोनों साइड गली में पहुंच चुके थे। नकाब उतारकर उन्होंने जेब में रखे और तेज से कदम उठाते अपनी कार की तरफ बढ़ते चले गए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।